in the last class, what we were discussing about the buying an existing business. In this term, we basically understand about the 2 point. The first thing, that what is the process if we are purchasing an existing business, right? Second thing, how we have to negotiate the price. What is the reason that we are able to negotiate the price? What is the meaning of negotiation? यानी हम पैसे को कैसे कम कर सकते हैं. जैसे मार्केट में अगर हम जाते हैं और कोई प्रोडक्ट पसंद आता है तो हम कई बार निगोशिएट करने की कोशिश करते हैं ना. So that is negotiation which we are also doing in when we are purchasing the existing business, right? So we already understand that what is the way how we are going to buying an existing business. That is clear. What are that process सबको clear है ना? Finding a suitable business. First we need to analyze the market, find the suitable business. Second, once we'll get the business, suitable business, then we are going to analyze the information about that business. So information is required. देन आफ्टर दैट इंफॉर्मेशन, एक बार हमें जानकारी मिल गई, फिर अब हम उसका प्राइस देखेंगे. प्राइस समझ आया तो ठीक है, अदरवाइज प्राइस निगोशिएट करेंगे और फाइनली ट्रांजैक्शन करेंगे. ट्रांजैक्शन का मतलब सिर्फ पैसा पेमेंट करने की बात नहीं कर रहा है. हियर वी आर गोइंग टू डू द ऑल द ट्रांजैक्शन, लाइकली वी आर गोइंग टू डू द लीगल वर्क्स, पेपर वर्क्स भी हम सारा अपना कंप्लीट करेंगे. ठीक है, लेकिन एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करने का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि आपका रिस्क खत्म हो जाएगा. सही बात है ना संदीप? रिस्क बिल्कुल जीरो पे तो नहीं पहुंचेगा इफ वी आर परचेजिंग द एग्जिस्टिंग बिजनेस एज वेल. नो मैम, बिल्कुल रिस्क तो बिल्कुल जीरो पे नहीं होगा. लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, जो कुछ क्वालिटीज हैं और कुछ ऐसे प्रोसेस और स्टेप्स हैं जो हर एक एंटरप्रेन्योर को लेना बहुत जरूरी है. जैसे जब भी हम कोई बिजनेस को शुरू करते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी कैपेबिलिटी को चेक करना चाहिए कि वी आर एबल टू रन दैट बिजनेस और नॉट. ट्रू? True? yes ma'am. If we are not capable to run that business, obviously in long run it might be possible that maybe हमारा जो business है वो बैठ जाए या मतलब deteriorate हो जाए, नहीं चले, फेल हो जाए, है ना. आपने एक चलता हुआ कार तो पकड़ लिया, लेकिन उस कार को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. yes ma'am. सही बात है. तो यहाँ पर वही सारी चीजें हैं जो हमारे रिस्क को कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर देगी. वो क्या क्या चीजें हैं? अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए. सेल्फ इवैल्यूएशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. यहाँ पर ये चीज देखिए. सेकेंड चीज है कि आपको पहले देखना चाहिए कि जो बिजनेस आपने खरीदा इतने शौक से, परचेज करने के लिए जो आप स्टेप्स बढ़ा रहे हैं, उसके लिए आपके गोल से वो चीज रिलेटेड है या नहीं. जो मैंने आपको पहले भी बोला कि जैसे मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ टीचिंग में, तो मेरे लिए कौन टाइप का बिजनेस सुटेबल होगा, बताइए. विच काइंड ऑफ बिजनेस इज सुटेबल फॉर मी? अगर मैं टीचर हूं तो एजुकेशन टाइप का मैम. हाँ, एजुकेशन टाइप का. बिल्कुल. लाइक इफ आई जस्ट वांट टू स्टार्ट द बिजनेस, आई कैन बेसिकली गो टुवर्ड द एजुकेशन इंडस्ट्री, राइट. एजुकेशन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी, जैसे आजकल तुम लोग देख रहे होगे कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी पे कितने सारे बेस्ड आपके नए नए प्लेटफॉर्म ओपन हो चुके हैं. देख रहे हो ना, जो आपके कोविड पीरियड में वो एकदम बूस्ट हो गया था एक बार में उसका मार्केट. So I'll go toward the education industry. I will start my business in the education industry because my goal is like that. I want to be a teacher always. I want to teach the students only. So this is my goal. I want to see the students, they will get successful in their life. तो मेरे लिए मेरा गोल जो है वो टीचिंग से रिलेटेड है. तो मैं जब भी बिजनेस खरीदने की कोशिश करूंगी तो वो टीचिंग से रिलेटेड, यानी मैं कोई कोचिंग सेंटर को परचेज करने की कोशिश करूंगी, एजुकेशन की कंपनी को परचेज करने की कोशिश करूंगी. मतलब ऐसा मैं कर रही नहीं हूं, आई एम गिविंग द एग्जांपल. ठीक है. सो हियर यू हैव टू एनालाइज दैट व्हाट गोल एंड व्हाट इज योर करियर पर्सपेक्ट. उसी हिसाब से आप बिजनेस को पहले एनालाइज कीजिए. भाई करना एजुकेशन और चले गए, बन गए अकाउंट्स और फाइनेंस की कंपनी परचेज करने चले गए, तो इट इज नॉट पॉसिबल, राइट. उसके अलावा हमें सारे के सारे बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना बहुत जरूरी है. जब हम कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करते हैं तो उसका पास डेटा, उसका पूरा इंफॉर्मेशन निकलवाइए. बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है ये. ठीक है. आप उसको पहले उस बिजनेस की सिचुएशन को देखिए, कितना हेल्दी और अनहेल्दी वो बिजनेस है. अगर वो अनहेल्दी है बिजनेस, अनहेल्दी बिजनेस का एग्जांपल जैसे मैं देती हूँ आप लोगों को. 2008 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्राइसिस आया था. किसी को पता है आईटी क्राइसिस? किसी ने नाम सुना है? 2008 की बात है ये.
हाँ, आप लोग काफी छोटे रहे होंगे उस समय, लेकिन आपको किसी ने बताया होगा कि उस समय आईटी जो आपका मार्केट था ना आईटी का, वो क्रैश हो गया था काइंड ऑफ। किसी को याद है कुछ भी? नहीं याद है? तो आईटी जब क्राइसिस हुआ तो 2010 के अराउंड ना एक कंपनी थी इंडिया की, सत्यम नाम था उसका, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी थी, आईटी कंपनी थी, वो एकदम ही खत्म हो गई, डिसॉल्व होने वाले केस में थी वो। तो उसको बाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कंपनी है आपकी, उसने उसको टेक ओवर कर लिया। तो क्या इसका पास्ट डेटा ये बता रहा है कि ये बिजनेस अब आगे रन नहीं कर पाएगा, इसकी सिचुएशन बहुत वर्स है, या तो वो बिजनेस बिल्कुल बंद हो रखा है, वो कंपनी शट डाउन है और फिर हम उसको स्टार्ट करने की कोशिश में है। तो उसका पास्ट इंफॉर्मेशन को जरूर निकलवाइए आप कि भाई ये जो कंपनी है, ये जो बिजनेस हम खरीद रहे हैं, ये मेरे लिए कितना बेनिफिशियल है आगे चल के। मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है तो मैं फिर इस चीज को से थोड़ा सा टाटा बाय बाय कर लेंगे हम लोग इससे, है ना, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। प्राइस डिटरमाइन करना, सारा लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल ट्रांजैक्शन, सब कुछ स्टैम्प पेपर पे सारे एग्रीमेंट बनाना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा कि इन इंडिया इफ यू आर डूइंग द एग्रीमेंट, इफ यू आर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, दैट शुड बी ऑन द स्टैम्प पेपर ओनली। पता है आप लोगों को ये चीज? स्टैम्प पेपर पे अगर आपका लीगल एग्रीमेंट नहीं, अगर आपका एग्रीमेंट स्टैम्प पेपर पे नहीं है तो वो लीगल एग्रीमेंट नहीं होगा, वो वॉइड हो जाएगा, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। इसीलिए आप सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल कीजिए। ध्यान दीजिए कि लीगल वे में आपके साथ कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ना हो जाए कि हाँ ये बिजनेस आपको शिफ्ट होने की जगह आपने पैसा दे दिया और आपको बिजनेस का ओनरशिप मिला भी नहीं। दिस काइंड ऑफ थिंग कैन बी पॉसिबल इन द मार्केट एज वेल, सो वी हैव टू बी वेरी अवेयर व्हेन वी आर परचेजिंग द एग्जिस्टिंग बिजनेस, राइट? जस्ट ट्राई टू अवॉइड द एजेंट्स, जो एजेंट्स बीच में होते हैं ना, जो बिजनेस में डील करवाते हैं, बिजनेस सेल करने ये सब में, ठीक है? तो ऐसे आई ऑलरेडी मैंने उसको एंट्री दे दी थी। अब वो बच्चा का नेटवर्क इश्यू, तो मैं क्या कर सकती हूँ? विश्वजीत, ओके, सो आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये सारी बातें समझ में आई आप लोगों को? एवरीवन? एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो बेसिकली आप लीगल फॉर्मेलिटीज पे ध्यान देना है, प्राइस पे ध्यान देना है, एजेंट्स को कोशिश कीजिए कम से कम इन्वॉल्व कीजिए इसमें, ठीक है? डायरेक्टली ओनर से जस्ट ट्राई टू डील, because sometimes the agents are those people who are basically indulge in the fraudulent things, ठीक है? And you have to pay some amount to the agent as well. So sometimes this kind of thing happen, you can minimize the agent's role in this existing business, purchasing of existing business. We already discussed about the price. Is the price right? That is completed. That in what condition, what, how, in which extent we can negotiate the price, we already discussed. Information is the key. ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ना, information is the key. किसी भी बच्चे को पता है ये टॉपिक हो चुका है कि नहीं? information is the key is already completed. Like when we are purchasing it, we have to get the information about the total market share, about the consumers, कौन consumers इनके प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जियोग्राफी का जियोग्राफिक एरिया, मार्केट कितना पोटेंशियल है इस कंपनी का, वो लाइफ साइकिल इनके प्रोडक्ट का क्या रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे प्रोडक्ट की वायबिलिटी वगैरह के बारे में, इसके प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड कितना है। उसके अलावा इनके पास जो वर्क फोर्स है यानी एम्प्लॉयज हैं वो कौन है, कौन कौन से सेक्टर में, कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन पर्सन काम कर रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। टेक्निकल रिक्वायरमेंट, बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए क्या लग सकता है, क्या रिक्वायरमेंट है, ऑल दीज थिंग्स आर इज इन द इंफॉर्मेशन इज द की। लाइक इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद द बिजनेस, वी हैव टू एक्सेस इट और वी हैव टू एनालाइज दैट इंफॉर्मेशन, ठीक है? ओके, and if there is a lease agreement of the business or anything, the legal formality is required. Now there are basically what is the advantages and disadvantages of purchasing an existing business. So I guess we all knows about so many advantages, but there is disadvantages as well. So I will tell you about it, but before that as the buyer of an existing business, one has to two basic option. अगर आप एक buyer हैं किसी existing business के, तो आपके पास दो तरीके का option है। So what I was discussing, we basically discussing about
द बायर्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, जो बिजनेस को खरीद रहे हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस को खरीद रहे हैं, उनके पास दो ऑप्शन है, टू ऑप्शंस। पहला है परचेज ऑफ शेयर्स, मतलब आप किस तरीके से खरीद सकते हैं बिजनेस को, इसका दो तरीका है। पहला परचेज ऑफ शेयर्स। अच्छा, परचेज ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई लिमिटेड कंपनी है, तो उसका जो शेयर्स अगर किसी ने 51% से ज्यादा खरीद लिया, तो इसका मतलब आप समझिए कि जो ओनरशिप है, जिसके पास शेयर 51% से ज्यादा है, उसका ओनरशिप हो गया उस पर्टिकुलर कंपनी में। ठीक है, सो शेयर्स को भी अगर आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, अगर आप कंपनी को टेक ओवर करना चाहते हैं तो। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट विद द सेलर, जो आपका बायर होगा विल जनरली टेक ओवर द एंटायर बिजनेस, योर एंटायर एसेट्स और लाइबिलिटी। तो यहां पर अगर आप चाहें तो आप उस कंपनी का शेयर्स परचेज कर ले, शेयर्स परचेज कीजिएगा, ऑटोमेटिकली ओनरशिप मिल जाएगा। सेकंड है कि या तो आप शेयर्स परचेज कीजिए, या तो आप एसेट्स को परचेज कर लीजिए, यानी पूरा का पूरा ऑफिस को ही परचेज कर लीजिए। ठीक है, द बेस्ट वे टू बाय अ बिजनेस थ्रू द एक्विजिशन इज ऑफ एसेट्स, मतलब एसेट्स को एक्वायर कर लीजिए आप बिजनेस का। ठीक है, ना कि आप शेयर्स को परचेज कीजिए, आप एसेट्स को परचेज कर लीजिए। ठीक है, और जब एसेट्स आपके पास आ गया तो सेलर जो है, अब यहां पर जो सेलर होगा उसका बिजनेस से आपका पोजीशन खत्म हो गया। यहां पर आप जब एसेट्स को परचेज कर रहे हैं ना, तो आपके पास निगोशिएशन के चांस है। जैसे कि आप एसेट्स में पैसे को कम कर सकते हैं, लेकिन जब आप शेयर्स परचेज कर रहे हैं तो मार्केट रेट पर आपको शेयर्स को परचेज करना पड़ेगा। आई बात समझ में? कुछ समझ में आया ये पॉइंट मैंने क्या बताया? यस मैम। जब आप शेयर्स को परचेज करते हैं तो ऐसे केस में जो मार्केट शेयर चल रहा है आपकी उस पर्टिकुलर कंपनी का, आपको वही पे करना पड़ेगा। लेकिन जब आप बिजनेस के एसेट्स को परचेज करते हैं तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, आप एक्वायर कर लीजिए उस कंपनी के एसेट्स को, ना कि शेयर्स को। तो यहां पर डील जो है वो दो तरीके से होगा, या तो शेयर्स परचेज कीजिए, या तो फिर आप एक्विजिशन कर लीजिए एसेट्स का। सो इस तरीके से आप एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज कर सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पर फाइनेंस का क्या तरीका होगा? जब आप एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज करेंगे तो आप पैसे का जुगाड़ कैसे कर सकते हैं? अब 2000-3000 रुपया तो है नहीं कि चलो दोस्तों से ले लें। इज इट पॉसिबल दैट वी कैन टेक दिस मनी फ्रॉम द फ्रेंड्स? Yes, we can take. If we have those friends who are able to give us that big amount, we can take. Otherwise, we have the option of the loan. So हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बैंक से पैसा ले सकते हैं, लोन अमाउंट ले सकते हैं। और अगर बैंक में मान लीजिए लोन, बड़ा अमाउंट लोन लेना है, तो कई बार जो बिजनेस आप खरीद रहे हैं उसी का पेपर भी आप रख सकते हैं किसके पास? अपने पर्टिकुलर सेलर के पास, ये बैंक के पास। क्लियर हुआ ये पॉइंट? दिस पॉइंट इज क्लियर? यस मैम। यस मैम। अगर आप अपनी फैमिली, फ्रेंड और कहीं से भी पैसा एक्वायर करते हैं तो ऐसे केस में ठीक है, चलिए आपको इतना बड़ा अमाउंट तो कोई फ्रेंड्स देंगे नहीं, सबसे बड़ी बात। बट इफ यू आर टेकिंग द मनी फ्रॉम द बैंक, अगर आप बैंक से पैसा ले रहे हो तो यहां पर यू हैव टू गिव द सिक्योरिटी विच इज नोन एज कोलेट्रल। ठीक है, तो कोलेट्रल सिक्योरिटी के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो अगर आपके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह हैं तो यू कैन गिव। ठीक है, आजकल तो बैंक एनपीए कम करने के लिए क्या कर रही है कि आपके जितना भी जो भी प्रॉपर्टी के पेपर्स आप दोगे ना, उसको एनालाइज करती है कि वो लोन के अमाउंट के साथ वो अमाउंट मैच कर रहा है कि नहीं। क्योंकि कोलेट्रल जो है आप 5 लाख का दे रहे हो और बैंक से 50 लाख का लोन उठा रहे हो, तो दिस इज नॉट पॉसिबल नाउअडेज। Even if you're giving the security, the bank is going to check the value of that security first. Once they are basically satisfied कि ठीक है, if you are taking 40 lakh rupees as a security amount, that particular property's price is more than 40 lakh rupees, then definitely the bank is ready to give you the money. ठीक है, so यहाँ पर आपको बैंक ने पैसा दे दिया और बैंक को आप कैसे पैसा रिटर्न करोगे, दैट विल बी द एग्रीमेंट। लोन में टर्म्स एंड कंडीशंस जो होंगे वो मेंशन रहेगा आपका। ठीक है, सो द लोन अमाउंट इज टोटली डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ बिजनेस व्हाट यू आर एक्वायरिंग। यानी अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस एक्वायर कर रहे हो तब तो वो काफी सस्ते में भी हो जाएगा, आपका 5, 7, 10 लाख में भी यू आर एबल टू टेक द पर्टिकुलर बिजनेस। If you are taking a big company or something where you have to pay the amount in 50, 80 or 100, 1 crore rupees, then in that situation the collateral or security will be like that. Clear हो गई बात? समझ में आया everyone? Clear?
Sanjana? Yes, ma'am. And one more thing I just want to know, that anyone know about what is the meaning of NPA? What I use that word, बहुत ही latest अभी topic है NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। सो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब क्या होता है? फॉर अस द लोन इज द लाइबिलिटी, बट फॉर द बैंक इट इज अ एसेट बिकॉज विद द लोन दे आर ऑल्सो गेटिंग द इंटरेस्ट रेट, ठीक है। सो कई बार बैंक के पास वापस उनके पैसे नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, कुछ केसेस आपको पता होगा, जैसे विजय माल्या का केस, नीरव मोदी का केस, they are basically they took the money in crores and then they left India, ठीक है। so that is the situation of the NPA, जब आपका पैसा, बैंक का पैसा उसको वापस नहीं आता है तो उसको NPA कहते हैं। तो इसी वजह से बैंक जो है वो कभी भी अगर आप बिजनेस खरीद रहे हो या लोन ले रहे हैं तो आप जो भी सिक्योरिटी जमा कीजिएगा ना, दे आर गोइंग टू एनालाइज द वैल्यू ऑफ दैट सिक्योरिटी। सो यहाँ पर फाइनेंस का जो तरीका होगा, देयर इज अ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वे। इनफॉर्मल वे, you can take the loan from the friends, known or your colleague, anyone, and for the formal way you can go toward the financial institutions or the banks, ठीक है, for getting the money, but for that you have to give the security. Clear? Clear to all of you? Yes, ma'am. Okay. Yes. चलिए, so now what is the advantage and disadvantage? So advantages क्या होगा? जब आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करते हैं तो सबसे पहला तो रिस्क बहुत ही लो हो जाएगा, तो रिस्क इज वेरी लो एंड द चांसेस ऑफ फेलियर इज ऑल्सो लो, क्योंकि चलता फिरता बिजनेस ले रहे हैं, ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। जैसे एक नए बिजनेस के लिए हमें सब कुछ स्टार्टिंग से एकदम लोकेशन देखना, प्रोडक्ट्स देखना, मार्केट रिसर्च करना, इतनी सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। सो फेल होने के चांसेस भी कम है, क्योंकि एनी हाउ दे हैव अ कस्टमर्स, उनके पास कस्टमर्स होंगे, ठीक है। सेकेंड है कि बिजनेस जनरेट कैश फ्लो फ्रॉम द डे वन, प्रेफरेबली द पॉजिटिव कैश। अब इसका मतलब क्या हुआ? कोई मुझे बताएगा इस लाइन का मतलब क्या हुआ? जब आप कोई बिजनेस लेते हैं, तो जब कोई बिजनेस शुरू करते हैं, आप सोचिए कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कितना दिन लगेगा बिजनेस शुरू करने में? जब आप बिल्कुल नया कोई बिजनेस स्टार्ट करें स्क्रैच से, हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू स्टार्ट द बिजनेस? कितना दिन लगेगा? सोचिए कितना दिन लगेगा अगर आप कोई बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस भी शुरू कर रहे हैं, अगर आप एक दुकान भी ओपन कर रहे हैं, एक शॉप भी ओपन कर रहे हैं, तो कितने दिन लग सकते हैं, कितने महीने लग सकते हैं? 1-2 week. 1 or 2 वीक, राइट। कम से कम छोटे मोटे बिजनेस को भी शुरू करने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन लगेगा ही लगेगा, सही बात है। Yes, ma'am. इस बिजनेस में सबसे अच्छा फायदा ये है कि जो बिजनेस है वो तो रनिंग स्टेज में अगर है, अगर बिजनेस रनिंग स्टेज में है यानी कि वो ऑलरेडी चल रहा है और आपके पास वो बिजनेस का ओनरशिप आता है, तो आप डे वन से, जैसे ही आपको पोजीशन मिला, आपके डे वन से आपके पैसे आते रहेंगे आपके पास। आपको कोई जरूरत नहीं है कि दैट यू हैव टू डू ऑल द प्री रिक्वायरमेंट्स, जो भी होता है एक नए बिजनेस को शुरू करने के लिए, वो सारी चीजें आपको यहाँ करने की जरूरत ही नहीं है। सो फ्रॉम द डे वन आपका कैश इनफ्लो पॉजिटिव वे में आपकी कंपनी में आता रहेगा। आई बात समझ में? क्योंकि रनिंग बिजनेस है, बिजनेस चल रहा है ऑलरेडी, तो उसमें सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, तो कोई भी चीज डिले होने के चांसेस तो है नहीं। वो अलग बात है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गया आपको, वो एक अलग चीज है, लेकिन एज अ कंपनी और एज अ बिजनेस दैट विल बी ऑलवेज रन, है ना। सो इन शॉर्ट, द फर्स्ट डे, फ्रॉम द फर्स्ट डे यू विल स्टार्ट अर्निंग द बेनिफिट, और द फर्स्ट डे यू आर स्टार्टेड अर्निंग द कैश। क्लियर? क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Okay, now the next point. अच्छा, before that please, okay, so the first advantage is lower the risk, risk कम हो जाएगा। second advantage है आपका कि कैश जो है आपका, कैश इनफ्लो जो है आपका, वो फर्स्ट डे से ही आपको पैसा अर्न करने आप शुरू कर देंगे। थर्ड है कि आपका जो बिजनेस कॉन्सेप्ट और प्रोसेस है वो ऑलरेडी प्रूव्ड है, क्योंकि बिजनेस रन चल रहा है, बिजनेस ऑन है, तो इसका मतलब है कि जो बिजनेस के कॉन्सेप्ट और प्रोसेस है वो सारे आप डिटरमाइन कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट और सर्विस उस कंपनी के थ्रू, उस बिजनेस के थ्रू प्रोवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर आपको सर्विस, मार्केट और सेल्स स्ट्रैटेजी में बहुत एक्सट्रीम
फोकस करने की जरूरत है, लेकिन बहुत एक्सट्रीम काम करने की जरूरत, रिसर्च करने की जरूरत ज्यादा नहीं है. यस, बट यू कैन डू द इम्प्रूवमेंट वर्क. अगर आप चाहें तो आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट है कि आपका ऑलरेडी मार्केट में उस बिजनेस का नाम है, तो उसके कस्टमर बेस तो है ही. तो आप क्या कर सकते हैं कि वेरियस रेफरल कोड्स वगैरह से और अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हो और अपने कस्टमर बेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. ठीक है, लोग आपकी बातों पे ट्रस्ट भी करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है ना. सो द पीपल विल स्टार्ट ट्रस्टिंग ऑन यू. लेकिन अगर आप एकदम न्यू कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो लोगों को बहुत डर लगता है आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने में, आपके लिए रिकमेंड करने में, है ना. तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं होगा. आपके पास सप्लायर्स जो होंगे कंपनी के, वो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल होंगे. तो सप्लायर्स जो कंपनी से पहले से जुड़े हुए हैं, यू हैव ऑप्शन टू डील विद देम. You have a trained employees, like you don't need to basically give effort or time on the employees training at that time, but you have a trained and the expertise or skilled people जो आपके पास होंगे. आपकी जो मतलब सक्सेस की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हाई होगी. ठीक है, और उसके अलावा आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट भी होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप एक स्टैब्लिश बिजनेस है और मार्केट में अच्छा रन कर रहे हैं तो आपको जल्दी ही आप बैंक के पैसे भी वापस कर सकते हो और एक्स्ट्रा लोन भी आप अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, और अफोर्डेबल भी है ये ज्यादा. मतलब अगर आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस को खरीदते हो तो कंपैरेटिवली टू स्टार्टिंग द बिजनेस इट इज अ लेस टाइम टेकिंग एज वेल एज इट इज मच अफोर्डेबल. ये ज्यादा अफोर्डेबल होगा जब आप एक बिजनेस शुरू करेंगे उससे ज्यादा. So these are the advantages of the existing business when we are purchasing the existing business. This point is clear to all of you? These points are clear? Yes, ma'am. समझ में आया? Yes, अच्छा, तुम लोग को मजा आ रहा है ना, एंजॉय कर रहे हो ना ये एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास? यस मैम, अच्छा लगता है मैम. नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं? Want to become an entrepreneur? I know संदीप Sandeep. जाएगा मैम, इंटरप्रेन्योर बनाएगा. Yes, I know that only one student who is very much basically interested in this entrepreneurship. Miss जिसका मुझे पहले से knowledge है, and he is Sandeep, and I don't know about the other student. But yes, you all have a capability. You have to exploit your potential. That is the important thing. चलिए, उसके अलावा डिसएडवांटेज क्या है? व्हाट इज द डिसएडवांटेज? तो ये जो टॉपिक है डिसएडवांटेज वाला, ये नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं डिसएडवांटेज. और उसके बाद मैंने सोचा है कि हम लोग न्यू टॉपिक की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे. ठीक है, तो न्यू टॉपिक जो है दैट इज रिलेटेड विद द फ्रेंचाइजी. फ्रेंचाइज की तरह जब हम फ्रेंचाइज लेकर के मार्केट में एंटर करते हैं तो क्या होता है. जब हम एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ एंटर करते हैं वो तो पढ़ लिया. अब फ्रेंचाइज के थ्रू जब हम एंटर करते हैं तो क्या सिचुएशन होगा वो करेंगे. So in the next class, we are going to understand about what is the disadvantage if we are purchasing an existing business, and then we'll move toward the new topic that is franchisee as an entry strategy. So ये पॉइंट, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है जब हम कोई बिजनेस को परचेज करते हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस को? क्लियर? Yes, ma'am, clear. Okay, so let's move toward today's topic, and what we are going to discuss about it. Like I guess everyone knows about the Zerodha. How many of you? Zerodha कितने लोग जानते हो नाम? Sandeep, yes. Anyone else? Anyone else? मैम नहीं सुने मैम, जीरो ऐप नाउ. नहीं सुने हो तो चलिए करते हैं स्टोरी, फिर बताती हूँ Yes. क्या है Zerodha. ठीक है, चलिए. Okay, let's start. See, I guess there is a network issue maybe, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है स्क्रीन वगैरह में. आप लोगों को दिख रहा है ना प्रॉपरली स्क्रीन? नो, कुछ नहीं दिख रहा. अब अभी भी नहीं मैम. स्क्रीन नहीं दिख रहा आप लोगों को? नो मैम, शेयरिंग No, नहीं हुआ ma'am. screen. अच्छा, I guess possible. Okay, just wait for a minute. I am just sharing it again. Now, can you please tell me that you all are able to see the screen? No. No, ma'am. Share हो रहा है मैम. मैम Okay, just wait for a minute. I'm sharing the screen again. Now, नो मैम. No, ma'am. अब दिख रहा है? नो मैम.
आया कुछ देर के लिए फिर गायब हो गया। हाँ ठीक है, कौशल म्यूट योरसेल्फ। इफ आई विल आस्क जस्ट टेल वन स्टूडेंट, एक बच्चा मुझे कोई बताना। ओके नाउ नो मैम। नाउ नो अब आ गया यस मैम। मैम, दिख रहा है मैम। थोड़ा वेट करने के बाद दिखने लगता है। ओके ठीक है, ओके ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। यस, I'm just waiting for half second if it will work maybe. Now? No. यस मैम, दिख रहा है। यस मैम। Okay, just wait for a minute. Okay, so let's start with our story Zerodha. The name is very unique. Like नाम से ही ऐसा लगता है कि ये कौन सी कंपनी होगी। So this company is basically a brokerage company. आप लोग में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो शेयर्स में पैसे लगाते हैं? How many of you? मैम पहले लगाते थे। अच्छा, तो शेयर्स में जब हम पैसे लगाते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि हमें कोई एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, जो हमें ये बताए, काउंसलिंग करे कि भाई आप कौन से शेयर्स में पैसा लगाएं, कौन सी कंपनी में आप पैसा लगाएं ताकि आपको आगे चल के प्रॉफिट हो, है ना। कौन ऐसा पर्सन होगा जो चाहेगा कि उसके 2000 रुपए जीरो में कन्वर्ट हो जाए? नो वन। एवरीवन वांट अ सिक्योरिटी इन देयर मनी, ट्रू। अगर मैं 20,000 रुपए लगा रही हूँ और मेरे 20,000 रुपीज अगर 20,000 24,000 भी मुझे अगर नहीं मिले तो मेरा क्या प्रॉफिट? कोई प्रॉफिट नहीं है। सो वी आर यूजिंग मल्टीपल एजेंट। सो Zerodha जो है, इट्स अ कंपनी बेसिकली विच इज प्रोवाइडिंग यू अ वर्क एज अ एजेंट वेयर यू कैन टेक द काउंसलिंग सेशन. They will give you that, they will give you the information related with the shares, bonds, and that is a basically a discount brokerage. So they are taking very less amount, very less commission, and they will help you to purchasing the shares and the mutual fund. So this is Zerodha, what it's working. So I guess this basic point is clear to all of you, right? यस मैम। यस मैम। So when there is a, if we are talking about the stock market in the 2000 century, in this 2000 मतलब जो अभी चल रहा है, जो आपकी 21वीं शताब्दी के टाइम पे अगर मैं अभी बोलूं तो अभी आप स्टॉक मार्केट देख रहे हो क्या सिचुएशन है। नो डाउट कोविड के पीरियड में दैट वाज वेरी लो, स्टॉक मार्केट बिल्कुल सिचुएशन वर्स था। लेकिन अगर मैं इस 20th सेंचुरी से मैं बात करूं तो लगभग आपका जो स्टॉक मार्केट है वो स्काई रॉकेटिंग कॉन्सेप्ट में बहुत ऊपर चल रहा है, ठीक है। अब अगर Zerodha की बात करें तो Zerodha जो है, that has been reality with Zerodha since 2010 when it is founded by the brothers Nitin and Nikhil Kamath. So इसको फाउंड किसने किया? Who is the founder? The two brothers, दो भाई जो हैं इसके फाउंडर है। और Zerodha को कब फाउंड किया गया है? 2010 में। और इसको किसने फाउंड किया है? दो पर्सन है, नितिन और निखिल कामत। इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है। और Zerodha जो है उसको कंपनी के द्वारा, कौन से बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा ये एक लाइसेंस्ड और रजिस्टर्ड आपका ब्रोकरेज कंपनी है, ठीक है। ये मेंबर आपके बहुत सारे सेंसेक्स जो लिस्ट आते हैं उसमें इसका है नाम है, जैसे आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एमसीएक्स, एमसीएक्स एसएक्स, सो एनसीडीएक्स। तो ये स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स को ये बेसिकली ये क्या करता है? इट प्रोवाइड द ब्रोकरेज फैसिलिटी, ये देता है किस चीज के ऊपर? स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स के लिए, ठीक है। अब Zerodha जो है ये एक ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनी है। जैसे तुम लोगों को भी पता होगा कि ग्रो ऐप पे कभी बहुत ज्यादा चल रहा है, ग्रो ऐप देखा है, सुना है? स्टॉक एंजल हाँ। ब्रोकन ये सब। हाँ बिल्कुल। तो Zerodha भी ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनी है और इसका एम जो है ना कि अपने क्लाइंट से ज्यादा पैसा लेना नहीं है। ये चाहते हैं कि भाई सिक्योरली उनका पैसा इन्वेस्ट करवाया जाए और ये क्या करते हैं? लो कॉस्ट पर अपनी सर्विस जो है वो क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, ट्रेडिंग कैसे करें, स्टॉक मार्केट, इन सारी चीजों का इंफॉर्मेशन Zerodha जो है वो हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इसकी कंपनी के हम कुछ हाईलाइट्स अगर देखें तो ये बैंगलोर बेस्ड इसका हेडक्वार्टर है। इंडस्ट्री क्या है? फाइनेंस एंड स्टॉक एक्सचेंजेस। फाउंडर कौन है? नितिन कामत एंड निखिल कामत। रेवेन्यू अगर देखा जाए, अगर 2021 की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2021 की, तो लगभग 2,729 रुपए, मतलब करोड़
2729 करोड़ रुपए का इनका रेवेन्यू आया है और लगभग 1122 करोड़ का जो है इनको प्रॉफिट हुआ है। समझ जाइए कि कितना प्रॉफिटेबल सेक्टर में ये चल रहा है ज़ीरोधा। ठीक है, अब ज़ीरोधा जो है इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देखते हैं। ये बैंगलोर बेस्ड कंपनी है ज़ीरोधा जो है, ये रिटेल स्टॉक ब्रोकरेज। अच्छा, रिटेल स्टॉक ब्रोकरेज मतलब समझ रहे हो, दे आर नॉट डीलिंग विद द एजेंट्स और क्लाइंट, दे आर डीलिंग डायरेक्टली विद द कस्टमर, इसीलिए इनको कहते हैं रिटेल स्टॉक ब्रोकरेज। डिस्काउंटेड रेट में प्रोवाइड करते हैं, अपॉर्चुनिटीज है आपके पास करेंसीज के लिए, कमोडिटीज ट्रेडिंग के लिए, म्यूचुअल फंड और बॉन्ड के लिए। ठीक है, ये जो है ये बहुत ही लो कॉस्ट में ट्रांजैक्शन करवाते हैं और इसी की वजह से इट अट्रैक्ट्स द इन्वेस्टर्स टू यूज दिस प्लेटफॉर्म। और इसीलिए जो इन्वेस्टर्स है, अच्छा इन्वेस्टर्स कौन होगा, जैसे मैं आप जो भी पैसा लगा रहे हैं आपके मार्केट में, सो इन्वेस्टर्स को ये इसीलिए बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये एक बहुत बड़ा रीजन है ज़ीरोधा का कि इनके पास लगभग अभी 1 मिलियन क्लाइंट बेस है। सोच के देखिए, 1 मिलियन क्लाइंट बेस दे हैव, लाइक 10 लाख से ज्यादा मतलब इनके पास कस्टमर्स अवेलेबल है। ज़ीरोधा जो है ये इसने सबसे पहला ये एक ऐसा कंपनी बना जिसने डिस्काउंट ब्रोकर्स का एक बोल सकते हैं ना अनटैप्ड मार्केट को इसने टैप किया। यानी ज़ीरोधा ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज को यूज किया। इससे पहले कोई भी ऐसी ब्रोकरेज ऑनलाइन कंपनी इंडिया में अवेलेबल नहीं थी और ज़ीरोधा ने इसी चीज को देखते हुए वो अपनी कंपनी को लेकर आया। कोई मतलब नो ऑब्स्ट्रक्शंस सेज नितिन कामत, मतलब ये ज़ीरोधा जो है ये इनकॉर्पोरेट हुआ था ट्रेडिंग के लिए, बैरियर फ्री के लिए, और इसीलिए इसका नाम ज़ीरोधा रखा गया। नो ऑब्स्ट्रक्शन, ज़ीरोधा का मतलब होता है नो ऑब्स्ट्रक्शन। और एक इंपॉर्टेंट रीजन है क्यों ज़ीरोधा का ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये हमेशा इनोवेटिव आइडियाज और यूनिक स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं ताकि ये राइवल्स कौन होते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, राइवल से ये ज्यादा बेहतर यूनिक स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं कंपनी फॉर द क्लाइंट्स। हु आर दीज टू पीपल, दे बोथ आर, ये दोनों भाई हैं, नितिन कामत एंड निखिल कामत। नितिन कामत की अगर मैं बात करूं तो नितिन कामत जो है ये फाउंडर और सीईओ हैं आपके ज़ीरोधा के, और रेन मैटर फाउंडेशन एंड ऑफ रेन मैटर फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव है जो ज़ीरोधा के द्वारा स्टार्ट किया गया है। मतलब ज़ीरोधा जो है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी काम कर रही है और ये अभी फिलहाल ज़ीरोधा जो है उसने इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए रेन मैटर फाउंडेशन जो है अभी इन्होंने स्टार्ट किया, नितिन कामत ने। ज़ीरोधा भी के भी सीईओ है और रेन मैटर फाउंडेशन के भी सीईओ हैं। नितिन कामत जो है इज द ओल्डर ऑफ 2 फाउंडर ब्रदर्स ऑफ ज़ीरोधा, मतलब ज़ीरोधा के और 2 भाई जो फाउंडर्स हैं उसमें ये मतलब ये बड़े हैं। नितिन जो है ही इज बेसिकली एलुमनस, मतलब इनकी जो पढ़ाई हुई है दिस इज फ्रॉम द बीआईटी बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे इनकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, ये इनिशियली इन्होंने एक प्रोप्राइटरी ट्रेडर का मतलब समझते हो क्या होता है प्रोप्राइटरी ट्रेडर, बताओ कोई भी, संदीप? मालूम नहीं है मैम। प्रोप्राइटरी ट्रेडर इट इज रिलेटेड विद द हाउस वगैरह की जो ट्रेडिंग नहीं होती वो। सो प्रोप्राइटरी ट्रेडर की तरह ये पहले काम करते थे। उसके बाद सीनियर ये टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव भी रहे हैं मणिपाल इन्फोकॉम में, और बाद में एंड एज अ पार्टनर ऑफ कामत एसोसिएट्स, बाद में इन्होंने कामत एसोसिएट्स के पार्टनर्स भी रहे। नितिन जो है ही इवेंचुअली कोलैबोरेटेड विथ हिज यंगर ब्रदर निखिल कामत टू फाउंड द ज़ीरोधा। बाद में नितिन ने आप कोलैबोरेशन कर लिया अपने भाई निखिल के साथ फॉर फाउंडिंग दी ज़ीरोधा। अब अगर निखिल की बात करें तो निखिल जो है वो छोटे भाई हैं अपने कामत ब्रदर्स में, ये छोटे भाई हैं नितिन कामत के, और ये फाउंडर है, को फाउंडर है ज़ीरोधा के। और ये आपके ट्रू बीकॉन जो है एक एसेट मैनेजमेंट फर्म है जो कि अल्ट्रा रिच से रिलेटेड है, सर्विस देती है अल्ट्रा रिच की। तो निखिल जो है वो ड्रॉप्ड आउट है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, ड्रॉप्ड आउट है, यानी उन्होंने पढ़ाई सिर्फ अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और उसके बाद 10th के बाद इन्होंने ड्रॉप आउट निकले, ये ड्रॉप कर दिया उन्होंने। ऑलवेज कीन ऑन ट्रेडिंग, और इनको ट्रेड करना बहुत पसंद था।
निखिल जो है अपने सेल फोन के यूज से, मतलब फर्स्ट बिजनेस फर्स्ट, मतलब निखिल स्टार्टेड विद द यूज सेल फोन बिजनेस फर्स्ट, ठीक है। जब वो सेल कर रहे थे ओल्ड सेल्स फोन वाइल इन द 10th ग्रेड, मतलब कि जब इनको 10वीं कक्षा में जब ये थे 10th में थे, तभी इन्होंने एक मोबाइल फोन खरीद लिया था पुराना ओल्ड, ठीक है। ही सून ज्वाइंड अ कॉल सेंटर, उसके बाद इन्होंने तुरंत से 10th के बाद जैसी पढ़ाई छोड़ करके कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया, और वहां पर ही स्टार्टेड डीलिंग विद द इक्विटी ट्रेडिंग। इक्विटी मतलब शेयर्स में ट्रेडिंग करने के बारे में इन्होंने सोचा। लेजर टाइम जब इनको मिलता था, फ्री टाइम, तो ही स्टार्टेड ट्रेडिंग एट, मतलब ट्रेड करना शुरू कर, मतलब ये लेजर टाइम नहीं होता जैसे फ्री आपके पास टाइम है, तो उस समय ये अपना इक्विटी वगैरह के बारे में सोचते थे। मतलब 16 इयर्स में इन्होंने कॉलेज स्कूल छोड़ दिया 10th में, फिर एक पुराना मोबाइल कहीं खरीद लिया, और उसके बाद फिर एक आपका ये कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया, और कॉल सेंटर में अपना काम करते थे, खाली टाइम पर पे अपना ये इक्विटी ट्रेडिंग और ये सब चीजों को देखते थे। Nikhil eventually started managing some of his money and colleagues as well, which helped him to gain his initial experience in asset management. और बाद में ऐसे नहीं थी फ्रेंडशिप में कि चलो भाई मेरे भी पैसे तुम लगा दो। सो द सेम थिंग हैपेंड, उन्होंने कुछ और भी लोगों के, अपने फ्रेंड्स के, कलीग्स के पैसे जो है मैनेज करना शुरू कर दिया, और बहुत कम एज में उनको एसेट मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा नॉलेज इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो गया। फिर उन्होंने अपना क्विट कर लिया कॉल सेंटर से जॉब, और उन्होंने स्टार्ट किया ऑटो ट्रेडिंग विथ हिज ब्रदर एंड इवेंचुअली फाउंडेड जीरोधा टुगेदर। उसके बाद में इन्होंने साथ में जीरोधा को स्टार्ट किया। निखिल जो है वो एक ब्रिलियंट ट्रेडर के लिए जाने जाते हैं, और जीरोधा में इन्होंने मैनेज किया हुआ है प्रॉप ट्रेडिंग डेस्क, रिस्क मैनेजमेंट और एवरीथिंग रिलेटेड विथ ट्रेडिंग। तो जो भी चीजें ट्रेडिंग से रिलेटेड है वो सारा का सारा इशू जो है वो आपका ये निखिल कामत देखते हैं, ठीक है। अब जीरोधा की शुरुआत कैसे हुई, तो जो फाउंडर है और सीईओ है जीरोधा के, नितिन, has been trading in the Indian stock market since the age of 17। तो अब भाई ऐसा है, निखिल जो है वो ऐसे हैं, तो ऑब्वियसली नितिन में भी कुछ गुण होगा, और सेम थिंग इज हैपेंड। 17 साल की उम्र में ही उन्होंने भी इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर दिया था। नितिन जो थे उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज कंप्लीट किया, लेकिन वो एक एंटरप्रेन्योर बनने का सपना अपने साथ लेके चल रहे थे, एंड ही वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। फिर कॉलेज के टाइम पर उन्होंने, मतलब ड्यूरिंग हिज कॉलेज ईयर he spent considerable time on trading। अब वहां पर एक भाई जो था वो कॉल सेंटर पे बैठकर अपने फ्री टाइम में ट्रेडिंग देख रहे थे, और वहीं पर ये इंजीनियरिंग कॉलेज में जब इनको टाइम मिलता था तो ये फिर उस समय स्टॉक मार्केट को देखते थे, एंड दैट फोर्स्ड हिम टू टेक अप अ जॉब एट द कॉल सेंटर। एक मिनट, आई थिंक देयर इज सम मिस, यहाँ पर कुछ गलती हो गई है इनमें, इसीलिए ध्यान में दीजिएगा। बाद में उन्होंने, मतलब अपना, उन्होंने भी शायद यहाँ पर लिखा हुआ तो है कि उन्होंने भी कॉल सेंटर में जॉब किया, खैर ठीक है। अब नितिन जो है उन्होंने ट्रेडिंग किया स्टॉक्स वगैरह में, एंड लेटर ऑन नितिन ने बहुत सारे क्लाइंट्स वगैरह बना लिए, अब जैसे रिलायंस मनी, ये सब चीजों में इन्होंने क्लाइंट्स बनाया। उसके बाद Zerodha जो था, that was basically started and it took long time for them to establish the market standing, क्योंकि बहुत स्टार्टिंग में इनका बहुत अच्छा बिजनेस नहीं चला, क्योंकि ये पूरा का पूरा बेस था आपके पर्टिकुलरली ट्रेडिंग में, तो सब लोग आपके ऊपर भरोसा तो नहीं करेंगे ना। अगर आप एग्जाम्पल में देखिए तो आज हम तो LIC के एजेंट्स पे भी आप भरोसा कर लीजिएगा, आप ले लीजिएगा कोई प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, नो, सही बात है या नहीं, ले लीजिएगा? नो मैम, नहीं लेंगे, क्योंकि भरोसा कैसे होगा ट्रेडिंग के ऊपर, ट्रेडिंग वाले पे थोड़ा सा तो आपको टाइम लगेगा भरोसा करने में। सो थोड़ा स्टार्टिंग के डिकेड में बहुत अच्छा जीरोधा नहीं चला, बस आपके 3000 अकाउंट ही ओपन हो पाए, और उसके बाद धीरे धीरे जो आपने जब क्वालिटी सर्विस इन्होंने प्रोवाइड करना शुरू किया, तो जीरोधा जो था वो धीरे धीरे अपने क्लाइंट्स को कंक्वेयर करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और जीरोधा जो है, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि जीरोधा के मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में बिल्कुल भी एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो इवन टुडे जीरोधा डज नॉट स्पेंड एनी मनी ऑन एडवर्टाइजिंग, तो इन्होंने एडवर्टीजमेंट बिल्कुल भी नहीं किया। द फोकस सिर्फ यही था कि ये कम्युनिटी की हेल्प कर पाए, फोकस टू बिल्डिंग द कम्युनिटी फॉर द ट्रेडर्स, यानी लोग जो है वो ट्रेडिंग कर पाए, ये इनका मेन एम था।
और इनिशियली बहुत सारे ब्रोकर्स मॉडल जो थे इसके बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगे लोगों को. स्टॉक शुड बी बाउट और सोल्ड, डिड नॉट आइडली ऑफर एनी रिसर्च सर्विस. सो बोल सकते हैं कि जीरोधा को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुआ. वेरासिटी इज अ लर्निंग मॉड्यूल द बिकम इमेंसली पॉपुलर. तो जीरोधा को एक चीज तो पता लग गई, मतलब ये जो दोनों फाउंडर थे इनको एक बात पता लग गई कि लोगों को इंडिया में शेयर्स मार्केट का बहुत ही कम नॉलेज है. ये एकदम सच बात है. दैट इज द ट्रुथ, that the people have a very less knowledge about shares and stock market. So then after, when the Zerodha understand that there is a very initial doubt which is related with this information, they basically launch a Veracity. इन्होंने एक Veracity नाम से एक इन्होंने लर्निंग मॉड्यूल स्टार्ट किया जो कि बहुत पॉपुलर हुआ. और इसका मेन काम क्या था? ट्रेडिंग के ऊपर क्वेश्चन एंड आंसर था ये, जहां पर इन्वेस्टर्स अपनी स्टॉक आइडियाज के बारे में, अपने स्टॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो थे वो वेरसिटी मॉड्यूल पर पूछते थे. ठीक है. बाद में ओवर टाइम देखा जाए तो जीरोधा टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा ही बेस्ड हो गया. ठीक है. उन्होंने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का नाम काइट ऑन वेब और मोबाइल टुडे इस तरीके से इन्होंने इसका नाम किया. इट्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नेम्ड काइट, मतलब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इन्होंने नाम काइट रख दिया. ऑन द वेब यानी कि वेबसाइट में इन्होंने इसका नाम रख दिया काइट. एंड मोबाइल टुडे एंड मोबाइल टुडे अकाउंट फॉर मोर देन 10% ऑफ रिटेल ट्रेडिंग टर्नओवर इन कंट्री. लगभग अभी 10% जो है अभी भी जो ब्रोकरेज सिस्टम है वो जीरोधा से क्लाइंट्स जो है वो यूज कर रहे हैं. ठीक है. जीरोधा ऑल्सो लॉन्च द कॉइन. अब ये कॉइन कौन सा प्लेटफॉर्म है? तो कॉइन एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप म्यूचुअल फंड को डायरेक्टली परचेज कर सकते हो. वेयर यू विल परचेज द म्यूचुअल फंड डायरेक्टली फ्रॉम द बेसिकली कंपनी. आई बात समझ में? कंपनी के म्यूचुअल फंड को डायरेक्टली खरीद सकते हो. दैट इज कॉइन. कॉइन नाम का ये इनका प्लेटफॉर्म है. काइट नाम का प्लेटफॉर्म है जहां पे एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन वेबसाइट में आपको दिखेगा. तो जीरोधा ने बाद में अपने सारे सर्विसेज को ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है. अब जीरोधा का मेन काम क्या है कि वर्ल्ड को क्रिएट करे विदाउट ब्रोकर्स, यानी ब्रोकर्स की हमें जरूरत ना पड़े, और ताकि जो स्टेक होल्डर्स है, यानी कि जैसे कि मैं अगर इन्वेस्टमेंट कर रही हूं तो मुझे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले. ठीक है. तो इसी वजह से टू रिमूविंग द ब्रोकर्स रोल, दैट इज बेसिकली फॉर दैट दिस जीरोधा इज वर्किंग. इसका रेवेन्यू मॉडल वगैरह क्या है? तो जीरोधा जो है वो बहुत कम चार्जेस लगाता है जब आप कोई ट्रांजैक्शंस में ट्रेड कर रहे हैं. ट्रेडिंग के वॉल्यूम के ऊपर पैसा है. अगर आप ज्यादा ट्रेडिंग करेंगे, आप ज्यादा शेयर्स खरीदेंगे, ज्यादा म्यूचुअल फंड खरीदेंगे, उस हिसाब से आप ज्यादा अमाउंट का परचेज करने पे ज्यादा आपको देना पड़ेगा पैसा. तो दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन द विच वॉल्यूम यू आर ट्रेडिंग. ठीक है. क्लियर? समझ में आया सबको? यस मैम. ओके. जीरोधा जो है उसको अप्रूवल मिल चुका है सेबी से, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से. अब जीरोधा जो है वो, जीरोधा के जो को फाउंडर नितिन कामत हैं, ही इज बेसिकली मतलब सेड, मतलब इन्होंने कुछ बोला है इसके बारे में ट्विटर में कि भाई जीरोधा को सेबी का अप्रूवल मिल गया. सो आई थिंक इट इज अभी हाल फिलहाल में उनको मिल गया होगा ट्रेडिंग का. मैंने आपको रेवेन्यू एंड प्रॉफिट तो बता ही दिया. इसका टैगलाइन आप देख सकते हो कि दिस इज हाउ इट इज. एंड जीरोधा का आपको ऑनलाइन ऐप भी मिल जाएगा आपको गूगल प्ले पे. और जीरोधा जो है वो इंग्लिश संस्कृत मतलब वर्ड पे ये डिपेंडेंट है. जीरो का मतलब इंग्लिश है, रोधा का मतलब बैरियर्स और ऑब्स्ट्रक्शन. तो मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब है नो ऑब्स्ट्रक्शन. तो जीरो एंड रोधा, रोधा मतलब बैरियर्स, रोध नहीं कहते मतलब विरोध, रोध. तो दैट इज रोधा इज बेसिकली barriers or obstruction. So that is, here it means zero obstructions या no obstruction. ठीक है. And we are able to see that the logo of it, like this is the logo, this is the name. And इसका एक टैगलाइन है जीरोधा का, द फ्री ट्रेड जोन. मतलब यहाँ पर आपका जो ट्रेडिंग हो रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है एक तरीके से. चैलेंजेस बहुत सारे इन्होंने फेस किया, जैसे टेक्निकल ग्लिचेस था, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इनका कम होने लगा जैसे टेक्निकल ग्लिचेस आया. द कस्टमर सपोर्ट मैकेनिज्म था जीरोधा का बहुत अच्छा नहीं था. तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोग इन पे भरोसा कम करते थे.
फैक्ट मटेरियल्स की अगर मैं बात करूं, डेली रिपोर्ट्स की, क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस की, न्यू अलर्ट्स की, तो ये बहुत ज्यादा इसमें प्रोवाइड नहीं किया जाता था टॉप ब्रोकर्स के द्वारा। लाइक जैसे टॉप ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं वैसे ये आपको ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते थे, डेली रिपोर्ट, क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस। सो लैक ऑफ द इंफॉर्मेशन और डेटा, technical glitches and the poor support mechanism that basically face, these are the challenges which Zerodha faced. Zerodha को ये सब चीजें फेस करनी पड़ी। अगर मैं अभी Zerodha की बात करूं तो what are the basically competition Zerodha का किसके साथ है, तो they have a competition with the HDFC Security, Kotak Security, Motilal Oswal. So they have basically so many competitors. Now even we can say the Grow app is also one of the competitor of Zerodha. ठीक है, एंड दे हैव वन मोर कंपनी विच आई टोल्ड यू कि उन्होंने अपने इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए उन्होंने एक फाउंडेशन स्टार्ट किया, दैट इज रेन मैटर फाउंडेशन। ये नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है, इनका प्रॉफिट अर्निंग एम नहीं है, और इस फाउंडेशन में इन्होंने लगभग 100 मिलियन फंड, $100 मिलियन के बारे में इन्होंने फंड के बारे में इसके बारे में बोला। इट इज रिलेटेड विद द क्लाइमेट चेंज। जैसे आपने देखा होगा ना कि जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, कभी साइक्लोन आ गया, कुछ भी ऐसा हुआ, तो उस चीज के ऊपर ये रेन मैटर फाउंडेशन है कि कोई भी क्लाइमेट से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई चीजें होंगी तो फॉर दैट दे आर वर्किंग। आई गेस दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? सबको समझ में आ गए सारे पॉइंट्स? दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, यस मैम। So how the Zerodha was started और किस तरीके से म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में इसका नाम हो गया, इसके बारे में हमने आज पढ़ा। There are the two founder, Nitin Kamath and Nikhil Kamath, who basically both are brother and they started this particular company. This is a no brokerage company. They are believed on the providing best and best service to the client and maximize the benefit to the clients. And they also started one more foundation company, that is, it is NPO, non-profit company and non-profit organization. So basically they started one foundation, that is Rain Matter Foundation. Okay, so I guess all the points are clear to all of you. In the next class, Yes. we'll start with the disadvantages of the purchasing existing business. Okay, see you all in the next class.